नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी कक्षा 12वीं सत्र 2023-24 बोर्ड एग्ज़ाम का नमूना पेपर यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देख रहे हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ऐसा ही होगा जो कि 80 अंक और 3 घंटे का होगा। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर में 2 खंड होंगे। खंड अ जिसमें कि वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ब जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए, यानी प्रश्नों का उत्तर क्रम से देने की कोशिश करें। सबसे पहले खंड अ जिसमें कि वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं एमसीक्यू टाइप, और इसमें सबसे पहले अपठित बोध पर आधारित प्रश्न संख्या 1 में अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के। दोस्तों, किसी भी अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले अपठित गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर से ध्यानपूर्वक यदि संबंधित गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरह से आप गद्यांश को हल कर सकते हैं। मैं इस गद्यांश को पढ़ चुका हूं, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं। सीधा इस पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। पंक्ति में रेखांकित पद का आशय हो सकता है, यानी नया प्रभात का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर है बी, नया विचार। संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विमर्दित शब्द का सटीक अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका सही अर्थ है डी, पीड़ापूर्ण। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए, मनुष्य तथा मानवीयता से प्रेम करना चाहिए, अपनी चाल को बदल लेना चाहिए, मानव जीवन को आदर्श मानना चाहिए। गद्यांश के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, केवल कथन एक सही है, यानी मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार पूर्वी देशों की समस्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, मजदूरी को कम महत्व का आंकना। अगला प्रश्न पांचवा आप देख सकते हैं। गद्यांश के अनुसार साधारण लोग क्यों मर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, मानव श्रम से ज़्यादा मशीनों को महत्व मिलने के कारण। गद्यांश में मशीनों को काली मशीनें कहना किस बात की ओर संकेत करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, मशीनों द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ाने के कारण। इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के इस प्रक्रिया के क्या परिणाम हुए? तो इसका सही उत्तर है ए, आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण। रस्किन, आठवां प्रश्न, रस्किन और टॉलस्टॉय का महत्व है क्योंकि इन्होंने, सही ऑप्शन है बी, मानवीय संवेदनाओं एवं गुणों को महत्व दिया था। मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होगा? तो इसका सही उत्तर है डी, मानवीय दक्षताओं को महत्व मिलने से। सही ऑप्शन डी, मानवीय दक्षताओं को महत्व मिलने से। अगला प्रश्न 10वां,
मनुष्य के दुख में निरंतर वृद्धि का क्या कारण बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, मशीनों पर अत्यधिक आश्रित हो जाना। दूसरा प्रश्न, जिसमें कि एक अपठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के पद्यांश देखिए। कुश्ती कोई भी लड़े, ढोल बजाता है सिमरू ही, जिसके सदे हाथ भर देते हैं जोश पूरे दंगल में, उछलने लगती है मिट्टी पूरे अखाड़े की, ताक धिनाधिन झांकने लगते हैं लोग एक दूसरे के कंधे के ऊपर से उचक उचक कर। बहुत गहरा है रिश्ता सिमरू और ढोल का, जैसे सांस और धड़कन का। ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की मिट्टी, खामोश ढोल को जगाएंगे हाथ सिमरू के। ढोल बजेगा जागेगा अखाड़ा, जागेगी माटी अखाड़े की, माटी ही तो है जो स्वीकारती है सभी को, अच्छे हों या बुरे हर रूप में। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही क्या इंगित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, महत्व। कुश्ती में जोश कब भर आता है? तो सही उत्तर है डी, जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है डी, माटी की गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं। ढोल तथा अखाड़े की माटी में क्या समानता बताई गई है? तो कथनों पर विचार कीजिए। दोनों को उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है, दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है, दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला सिद्ध करते हैं, दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बी, केवल कथन 4 सही है, दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है। अगला प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सिमरू आपका किसका प्रतीक है? श्रमजीवी का। सिमरू श्रमजीवी का प्रतीक है। और ढोल किसका प्रतीक है? परिश्रम का। और अखाड़ा सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक भूमि, अखाड़ा सामाजिक भूमि का प्रतीक है। और इस तरह से जो सही विकल्प है वो है बी ऑप्शन सही है। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न संख्या 3। अभिव्यक्ति और माध्यम के संबंधित पाठों पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के MCQ टाइप। पहला प्रश्न, आलेख कुछ कुछ फीचर जैसा होता है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है, अतः आलेख का निम्नलिखित में से विषय नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ए, ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न, ऐसा सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे कहते हैं फीचर लेखन। क्या कहते हैं? फीचर लेखन। अगला प्रश्न, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को कहा जाता है संवाददाता। रजत एक पत्रकार है
वे सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर खेल से जुड़ी या इस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग को क्या कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है सी, विशेषीकृत रिपोर्टिंग। भास्कर पत्रकार है। वे आर्थिक जगत की खबरें बड़ी दिलचस्पी और सक्रियता से कवर करते हैं। उनकी रुचि और रुझान के अनुसार वे क्या बन सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, विषय विशेषज्ञ। क्या बन सकते हैं? विषय विशेषज्ञ। अगला प्रश्न संख्या 4, जिसमें पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के कविता काव्यखंड से पद्यांश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के काव्यांश देखिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इस पर आधारित प्रश्न, यह जो काव्यांश है वो कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। कवि के स्वप्नों का संसार है, कैसा संसार है उनके सपनों का? आदर्श। सही उत्तर है आदर्श। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। तो सही कथन है बी, कविता में अग्नि परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, काव्यांश में उर से तात्पर्य है, तो उर यानी हृदय, हृदय। कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, यथार्थ को स्वीकार नहीं करने से कवि के स्वप्न अधूरे रह गए हैं। कल्पना और वास्तविकता कारण है, कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य की कमी होने से कवि को संसार अधूरा महसूस होता है। अब इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा है? बी, कथन सही नहीं है, कारण सही है। कथन सही नहीं है, कारण सही है। अगला प्रश्न 5वां, भव मौजों में मस्त बहने से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर है ए, सांसारिक सुख रूपी लहरें। अगला प्रश्न 5वां, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है गद्य पाठों से संबंधित, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। यह जो गद्यांश है वो बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। मैंने मन में कहा, ठीक बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह यानी कुछ खरीदने का मन करता है, चाह मतलब हवाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है यानी कम है, और यहाँ कितना अतुलित है, ज़्यादा है। ओ कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। अब संबंधित प्रश्न देखिए गद्यांश पर आधारित। गद्यांश में प्रयुक्त अतुलित शब्द का समानार्थी शब्द हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, अथाह। अगला प्रश्न,
गद्यांश का केंद्रीय भाव है? तो इसका सही उत्तर है डी, मनुष्य पर बाजार के जादू का असर। कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। तो सही कथन है बी, जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के भाव मनुष्य में उभरते हैं। बी ऑप्शन सही है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आग्रह का तिरस्कार जगाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका इच्छापूर्ण ना होना। इच्छापूर्ण ना होना। बड़े बाजार का जादू यानी मौन रहकर कार्य करना। बाजार के जादू से बचने का उपाय अपनी तृष्णा को रोकना। और सही ऑप्शन है ए। सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न 5वां, बाजार का आमंत्रण कि आओ मुझे लूटो से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर है डी, बाजार आकर्षित करना चाह रहा है। अगला प्रश्न 6, जिसमें पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के संबंधित पाठों पर आधारित एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 1-1 अंक के 10 प्रश्न। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू दफ्तर से घर जल्दी क्यों नहीं जाते थे? तो इसका सही उत्तर है ए, पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने के कारण। दूसरा प्रश्न, संसार के प्राचीनतम 2 नियोजित शहर किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, नगर नियोजन। नगर नियोजन। अगला प्रश्न, कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन, यशोधर बाबू के बच्चे धर्म, रिश्तेदार तथा समाज को पिछड़ा मानते हैं। कारण, वे महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील हैं, उनमें समय के साथ बदलाव आ गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन सही है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन उन्नत नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी सौंदर्य बोध है। मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता टीलों पर आबाद थी। सभी सही कथन या कथनों वाले विकल्प को चयनित कर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है डी, कथन 2 और 3 सही हैं। यानी आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी सौंदर्य बोध है और मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर बसा था। ये 2 कथन सही हैं। 6वां प्रश्न, कहानी सिल्वर वेडिंग में यह वाक्य वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे किसने कहा होगा? तो इसका सही उत्तर है बी, यशोधर बाबू ने। जूझ कहानी का लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? तो सही ऑप्शन है बी, रोजगार के लिए, यानी धंधे के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। लेखक के पाठशाला ना जा पाने का कारण था। तो इसका सही उत्तर है ए, दादा का कामचोर स्वभाव। यानी उनके पिताजी का जो स्वभाव है वो कैसा था? कामचोर था। दादा का कामचोर स्वभाव। 9वां प्रश्न, कहानी सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू के बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है डी, आधुनिक जीवन शैली की ओर रुझान। जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ क्या है? संघर्ष।
जूझ का अर्थ है संघर्ष। पेपर का खंड ब, जिसमें कि वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, और सबसे पहले 7वां प्रश्न, जिसमें कि रचनात्मक लेख लिखने के लिए 3 टॉपिक दिए गए हैं। 3 में से किसी एक पर 120 शब्दों में लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, जो कि 6 अंक का है। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेख वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां, 40 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित है। 2-2 अंक के 2 प्रश्न करने हैं, 4 अंक के। पहला कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर आप 2 अंक का है, तो कोई भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते हुए दृश्य लिखने के बाद कथावस्तु के अनुसार ही संवाद लिखे जाने चाहिए। ये संवाद संक्षिप्त, पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल और सामान्य बोलचाल की भाषा में ही लिखे जाने चाहिए। इसके लिए हम मूल कहानी के संवादों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार नए संवाद भी गढ़ सकते हैं। चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं। यानी कोई भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। अगला नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के संदर्भ में मैं शैली के प्रयोग के बारे में क्या मान्यता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नए तथा अप्रत्याशित विषयों के लेखन में आत्मपरक मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि निबंधों और अन्य आलेखों में मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है, किंतु नए विषय और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में मैं शैली के प्रयोग से लेखक के विचारों और उसके व्यक्तित्व की झलक प्राप्त होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला सेकंड का नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस तरह का लेखन खुले मैदान की तरह होता है, जिसमें बेलाग दौड़ने, कूदने और कुलाचे भरने की छूट होती है। इस आशय स्पष्ट करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन के संदर्भ में कहा जा सकता है कि लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना है। जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं वह कोई भी विषय हो सकता है। अर्थात लेखन के लिए लेखक के पास विषय, सिद्धांत आदि की कोई सीमा नहीं होती है। लेखक की कल्पना, यथार्थ, आदर्श पर कोई बंधन नहीं होता है। कोई भी 2-3 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। टीवी की तुलना में रेडियो माध्यम की कोई 2 सीमाएं बताएं। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप। रेडियो माध्यम की सीमाएं। रेडियो माध्यम में सचित्र प्रसारण की सुविधा नहीं होती है, जबकि टीवी में यह सुविधा होती है। टीवी माध्यम की तुलना में रेडियो माध्यम में प्रसारणकर्ता के लिए श्रोताओं को बांधकर रखना कठिन कार्य। तो यह 2 बिंदु आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखे जा सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें 3 प्रश्न हैं, जिसमें से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के हैं। 3-3 अंक के 2 प्रश्न 6 अंक के। पहला प्रश्न, आपको श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, टीवी और रेडियो में से सबसे सशक्त माध्यम कौन सा लगता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मुझे यह माध्यम सशक्त लगता है और क्यों लगता है, उसके पक्ष में 2 पॉइंट पक्ष के तर्क के रूप में लिखे जा सकते हैं। इस तरह से आप दे सकते हैं। यदि प्रिंट माध्यम के बारे में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। प्रिंट माध्यम में पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ को एक बार या उससे अधिक बार पढ़ा जा सकता है। शब्दों में स्थायित्व होता है। पढ़ते हुए उस लिखे हुए पर विचार भी किया जा सकता है। टीवी के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। टीवी में समाचार अथवा फिल्में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं।
यह माध्यम दर्शकों को बांधे रखता है। समाचार व पात्र दिखने में सजीव लगते हैं टीवी में, तथा सचित्र प्रसारण से समाचार अधिक प्रामाणिक बन जाते हैं, घटना जीवंत होने लगती है। तो इस तरह से आप इनमें से जिसके बारे में भी लिखें उनका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। प्रिंट माध्यम या टीवी या रेडियो में से जो भी आपको सशक्त माध्यम लगता है वह बता सकते हैं और उसके पक्ष में अपने तर्क दे सकते हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल मीडिया के उदय ने समाचार लेखन की उल्टी प्रामाणिक शैली के उपयोग को कैसे प्रभावित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। उल्टा प्रामाणिक शैली का विशेषतः प्रयोग मुद्रित या प्रिंट माध्यम तथा रेडियो में होता है। डिजिटल मीडिया अधिक तीव्र एवं विस्तृत होने के कारण केवल उल्टा प्रामाणिक शैली पर आश्रित नहीं है। घंटे 2 घंटे में लोग स्वयं को अपडेट रखने लगे हैं। साथ ही डिजिटल मीडिया दृश्य और श्रव्य की सुविधाओं से लैस है, यानी डिजिटल मीडिया में दोनों ही सुविधाएं हैं, देखने की और सुनने की। दृश्य और श्रव्य माध्यम जैसे टीवी, इंटरनेट इत्यादि में समाचार सूचना का एक बड़ा भाग दृश्य को देखकर ही समझ में आ जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला तीसरा, समाचार पत्रों में विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। अतः विशेष लेखन की भाषा और शैली समाचारों की भाषा शैली से अलग होती है। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं, जैसे व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि इत्यादि। उदाहरण, शेयर बाजार में भारी गिरावट। सामान्य रिपोर्टिंग में तथ्यात्मक बातें होंगी, जबकि शेयर बाजार में भारी गिरावट विशेष लेखन के अंतर्गत क्या होगा? खबर का विश्लेषण किया जाएगा, गिरावट के कारणों का उल्लेख होगा एवं निवेशकों पर इसका असर इत्यादि पर लेखन किया जाएगा, जिसे विशेष लेखन कहा जाए। अगला प्रश्न, जो कि पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की कविताओं पर आधारित प्रश्न है। 3 प्रश्न हैं, जिनमें से 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, बारिशों के बाद भादों के पश्चात प्रकृति में परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी 3 बिंदु। जब भादो मास के दौरान होने वाली घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है तब शरद ऋतु का आगमन होता है। खरगोश की लाल लाल आँखों जैसी चमकीली सुबह होती है, सवेरा होता है। इसके कारण चारों ओर उज्ज्वल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, चारों ओर स्वच्छ वातावरण हो जाता है, हवाओं में मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण हो जाता है। पतंगबाजी, पतंग उड़ाने का माहौल बन जाता है। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए उसे साइकिल लेकर आते हुए चंचल बालक की तरह चित्रित किया गया है। तो इस तरह से कोई भी 3 बिंदु लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता में अंधड़ और बीज से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अंधड़ का अभिप्राय है कि जब भावों की आंधी आती है तो रचना शब्दों का रूप लेकर कागज पर जन्म लेने लगती है। वास्तव में भाव ही कविता रचने का पहला चरण है। बीज से कवि का आशय है कि जब भाव आंधी रूप में आते हैं, तीव्र रूप से आते हैं, तो कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न, व्यक्ति पर प्रशंसा का क्या प्रभाव पड़ता है? बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रशंसा से व्यक्ति स्वयं को सही व उच्च कोटि का मानने लगता है। वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता, उसका विवेक क्षीण हो जाता है। कविता में प्रशंसा मिलने के कारण कवि अपनी सहज बात को शब्दों के जाल में उलझा देता है, फलतः उसके भाव जनता तक पहुंच नहीं पाते।
सीधी और सरल बात को कहने के लिए जब कवि चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करता है, कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, तब वह जो कहना चाहता है, तब भाषा के चक्कर में भावों की सुंदरता नष्ट हो जाती है। जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है, जनता तक अपनी बात को, अपने भावों को प्रेषित नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न 11वां, जिसमें कविताओं से संबंधित 3 प्रश्न हैं, जिनमें से 2 करने हैं, 2-2 अंक के 2 प्रश्न, यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी 2 बिंदु। दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमजोर व अशक्त लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं। अगला प्रश्न, बादल राग कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, विप्लव रब से कवि का तात्पर्य क्रांति से है। कवि के अनुसार जब क्रांति होती है तो गरीब लोगों में या आम जनता में जोश भर जाता है। यह वही वर्ग है जो शोषण का शिकार होते हैं। अतः जब समाज में क्रांति होती है तो इसी वर्ग से आरंभ होती है। अगला प्रश्न, तीसरा, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे और क्यों की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। इसका रंग राख से लीपे हुए चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस तरह चूल्हा चौका सूखकर साफ हो जाता है, उसी तरह कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। अगला प्रश्न 12वां, जिसमें आरोह भाग 2 के गद्य पाठों पर आधारित 3 प्रश्न हैं, जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के 2 प्रश्न, यानी 6 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, भक्तिन अपनी गलत बात को सही करने के हजारों तर्क सामने रख देती थी। भक्तिन लेखिका की सुविधा नहीं देखती थी, हर बात को वह अपनी सुविधा अनुसार करती थी। लेखिका व भक्तिन के बीच बाहरी तौर पर सेवक स्वामी का संबंध था, परंतु व्यवहार में यह लागू नहीं होता था। भक्तिन नौकर कम, जीवन की धूप छांव अधिक थी। साथ ही साथ लेखिका के इधर यहाँ वहाँ पड़े हुए रुपयों को भी वह उठाकर रख लेती थी बिना पूछे। अगला प्रश्न, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर पानी और बारिश के अभाव में गांव की दशा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो पानी के अभाव में, वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन आप इस तरह से कर सकते हैं, झुलसा देने वाली लू चलती है, पशु पक्षी प्यास से मंडे लगते हैं, पर प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं होता है। जेठ मास भी अपना ताप फैलाकर जा चुका होता है। आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे। कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी नहीं था। खेत की माटी सूख कर पत्थर हो गई है। गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन कर त्राहिमाम कर रहे हैं, गर्मी से परेशान हैं। पानी के अभाव में सभी परेशान हैं। अगला प्रश्न, शिरीष के फूल निबंध में अवधूत के रूप में लेखक ने किस महात्मा को याद किया है और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखक को महात्मा गांधी की याद आती है। शिरीष पेड़ अवधूत की तरह बाह्य परिवर्तन, धूप वर्षा आंधी लू सब में शांत बना रहता है तथा पुष्पित पल्लवित होता रहता है। ठीक इसी तरह से महात्मा गांधी भी मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर के बवंडर के बीच स्थिर रह सके थे। इस समानता के कारण लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है, जिनके व्यक्तित्व ने समाज को सिखाया कि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ऊपर की चीज़ है, आत्मा की शक्ति है। जैसे शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर हो उसका है, वैसे ही महात्मा गांधी भी कठोर कोमल व्यक्तित्व वाले थे। अगला प्रश्न 13वां, जिसमें के गद्य पाठों पर आधारित 3 प्रश्न हैं, जिनमें से 2 करने हैं और जिनका उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है।
तीन में से कोई भी दो करने हैं, 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता। जन्म, सामाजिक स्तर और अपने अपने प्रयत्नों के कारण भिन्नता व असमानता होती है। मनुष्य जन्म से ही सामाजिक स्तर के अनुरूप तथा अपने प्रयासों के कारण भिन्न और असमान होता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न, कहानी पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। पंक्ति को विस्तार दीजिए यानी आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी केवल सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि परंपरागत व्यवस्था पर नई व्यवस्था यानी भारत पर इंडिया के छा जाने एवं आरोपित हो जाने की कहानी। इस परिवर्तन के तहत लुट्टन पहलवान जैसे लोगों को लोक कलाकारों के पद से हटाकर निरीह जीवन व्यतीत करने को मजबूर किया जा रहा है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, जिन्हें अपनी ज़रूरत का पता नहीं होता वे लोग बाजार का बाजारूपन कैसे बढ़ाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। समाज में कुछ लोग क्रय शक्ति के बल से बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं। उन्हें अपनी ज़रूरत का पता नहीं होता। वे समाज में असंतोष बढ़ाते हैं, सामान्य लोगों के सामने अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे शानो शौकत के लिए उत्पाद खरीदते हैं और बाजारूपन को बढ़ाते हैं। ऐसे लोग बाजार से न सच्चा लाभ उठा पाते हैं न उसे सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे धन के बल पर बाजार में कपट को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, जो कि वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न है। 3 प्रश्न हैं जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 2-2 अंक के हैं। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू को अपने बच्चों की आकर्षक आय समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। यशोधर बाबू के अनुसार पैसा कमाने का साधन मर्यादित है, तो उससे होने वाली आय पर सभी को गर्व होता है। उनका वेतन बहुत धीरे धीरे बढ़ता था, उससे अधिक महंगाई बढ़ जाती थी। यशोधर बाबू की आय में हुई वृद्धि का असर उनके जीवन स्तर को सुधार नहीं पाता था। यशोधर बाबू के बच्चे जो उनका बेटा है भूषण, वह किसी बड़ी विज्ञापन कंपनी में नौकरी पाकर रातों रात मोटा वेतन कमाने लगा है। यशोधर बाबू को इतनी मोटी तनख्वाह का रहस्य समझ में नहीं आता है। वो समझते हैं कि कुछ गलत है, इतनी मोटी तनख्वाह के पीछे कोई गलत काम अवश्य किया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। यशोधर बाबू ने अपना सारा जीवन कम वेतन में जैसे तैसे गुजारा था। वे इतनी शान शौकत को पचा नहीं पा रहे थे जैसा कि उनका बेटा जिस तरह से कर रहा था। अगला प्रश्न, उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिससे पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। जूझ कहानी के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेखक पढ़ना चाहता था। पिता ने अपनी इच्छा को ध्यान में रखकर ही लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी। लेखक ने अपनी माँ से दत्ताजी राव के घर चलकर उनकी मदद से अपने पिता को राजी करने की बात कही। माँ अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में दत्ताजी राव से जाकर बात भी करती है और पति से इस बात को छिपाने का आग्रह भी करती है। तीसरा प्रश्न, अजायब घर में रखे सिंधु सभ्यता के पुरातत्व के अवशेषों से किसका महत्व सिद्ध होता है, कला का या ताकत का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में सिंधु सभ्यता के पुरातत्व के अवशेष रखे गए हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड मीन्स मिट्टी के बर्तन, चौपड़ की गोटियाँ, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थर के औजार, मिट्टी के कंगन आदि रखे गए हैं। यहाँ की चीज़ों को देखने से पता चलता है कि यहाँ औजार तो हैं पर हथियार नहीं है। समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह के नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। यहाँ पर प्रभुत्व नदारद है। इससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता में कला का महत्व अधिक था, ताकत का नहीं। तो यह था नमूना
प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र 12 हिंदी कक्षा 12वीं 2023-24 का नमूना प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।